तो आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं 12वीं क्लास के हिंदी का 11वां अध्याय, ये पद्य खंड का, जिसमें पढ़ेंगे प्यारे नन्हे बेटे को। ये देख लेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है ये, प्यारे नन्हे बेटे को। पूछता है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे का भाव सारांश लिखें। तो भाव सारांश अगर कहता है तो लेखक के बारे में थोड़ा सा इनका जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, और इनकी एक आध कविता वगैरह याद है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हम इसके भावार्थ पे आ जाएंगे। तो पहले विनोद कुमार शुक्ल की हम जीवनी पढ़ते हैं कि 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में एक महत्वपूर्ण कवि एवं कथाकार हैं ये। और इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव में, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम ढूंढ लेना है तुमको और माता का नाम भी ढूंढ लेना है, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। विनोद कुमार शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा राजनांद गांव में ही हुई थी। ये पेशे से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। फिर निराला सृजन पीठ में जून 1994 ईस्वी में से जून 1996 ईस्वी तक अतिथि साहित्यकार रहे। इन्होंने कई कृतियों की रचना की थी जो निम्नलिखित है। इस तरीके से ये विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति, जिनकी कविता संग्रह में से याद रखना है हम लोग को कि लगभग जय हिंद 1971 ईस्वी में इन्होंने लिखा, लगभग जय हिंद। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 ईस्वी में इन्होंने ये लिखा, सब कुछ हो सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और अतिरिक्त नहीं, ये 2001 ईस्वी में उन्होंने लिखा। इसमें से लगभग जय हिंद पे स्टार लगा लेंगे हम लोग। अगला कहता है इसमें से कहानी संग्रह इनका पेड़ पर कमरा, इस पर भी स्टार लगाएंगे। महाविद्यालय, इसको भी देख लेंगे हम लोग। अगला है उपन्यास कि नौकर की कमीज, स्टार लगाएंगे इस पर। खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस तरीके से ये सब के सब इनकी रचना है, जिसको मैं स्टार लगवा दिया, उसको ठीक से पढ़ोगे और उसके बाद बाकी को देख लेना है एकदम ठीक से कि अगर आए तो उसमें से लिख लेना। राष्ट्रीय रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार 1992 में, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में तथा 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और इस तरीके से अब आगे हम पढ़ेंगे कविता का भावार्थ। कई पुरस्कारों से पुरस्कृत प्रोफेसर साहब को निश्चित रूप से याद रखोगे तुम लोग। कहता है इसमें कविता के भावार्थ में कि प्रस्तुत कविता विनोद कुमार शुक्ल के काव्य संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से ली गई है। माने इसमें ये जो इनकी कविता है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कविता का जो नायक है, कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, वह अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जाते समय बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को वार्तालाप शैली में लिखी गई है। इसमें कविता में कवि कहता है कि लोहा शक्ति, ऊर्जा और कर्म का प्रतीक है, उसे हर वस्तु में तलाशना होगा। वह प्यारी बिटिया से पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बिटिया करछुल, चिमटा, सिगड़ी, समसिंग और दरवाजे की शाकल, कब्जे आदि के बारे में बताती है। लोहा कर्म का प्रतीक है, वह जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है और उसका शोषण कोई नहीं कर सकता है। कभी पुत्री को याद दिलाता है कि फावड़ा, कुदाली, हंसिया, चाकू, खुरपी, वसूला सभी में लोहा है। कवि को पुत्री के अलावा पत्नी की भी याद दिलाती है कि बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी, छत की कड़ी में लोहा है। वह समाज के निम्न वर्ग के मजदूर को समाज का लोहा मानता है, जिसके बल पर समाज मजबूती से खड़ा है, परंतु वह मजदूर शोषित है। लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। लोहा दुर्भेद का प्रतीक देता है।
ठोस होकर भी जिंदगी और संबंधी में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है। लोहा हमारा आधार है। हर वो मेहनतकश आदमी लोहा है। हर बोझ उठाने वाली, अथक परिश्रम करने वाली औरत लोहा है। लोहा शक्ति का प्रतीक है। वह स्वयं भी शक्तिशाली होता है, वजनदार होता है। इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। यह निर्माण पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में समान रूप से अनवरत चल रहा है। कुल मिलाकर अपनी बिटिया को और नन्हे बेटे को समझाते हुए वो बताता है कि लोहा सच पूछो तो एक शक्ति का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है, एक जगह टिकाऊ रहने का प्रतीक है, एक जगह अडिग रहने का प्रतीक है। इसलिए जिस प्रकार लोहा अडिग रहता है और किसी भी कार्य में लगा दो अपने पूर्ण मजबूती के साथ वो काम अपना पूरा करता है, उसी प्रकार इंसान के विचारों को भी मजबूती के साथ उस लोहे के समान अडिग रहना चाहिए। और हम अपने जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव, परेशानियां क्यों न हो, जिस प्रकार लोहा अपने जगह पे अडिग रहता है, हमें भी अपने निर्णय पे अडिग रहकर और अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। मूल थीम इसका यही लिखोगे। बाकी इसमें कहता है कि कभी लोहे की पहचान बिटिया तथा पत्नी से करता है। लोहा मजबूती और श्रम का प्रतीक है। वह बिटिया से पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करछुल, सिगड़ी इत्यादि में ये सभी चीज़ विशेष कार्य में प्रयुक्त होते हैं। यह मजबूती हर लोहे में है। तुम उसी तरह जीवन में मजबूत बनो। फिर पत्नी को पहचान दिलाता है। इन सभी पहचान दिलाने का अर्थ यही है कि जीवन में लोहा मजबूती प्रदान करता है या शोषण के विरुद्ध हथियार बनकर हमारी रक्षा करता है। अर्थात अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को और साथ ही साथ समाज के सभी कमज़ोर वर्ग के लोगों को बताने की कोशिश करता है कि जिस प्रकार लोहा दृढ़ होता है उसी प्रकार अपने आप को दृढ़ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, टिकाऊ बनाओ और किसी भी समस्या का समाधान करने के योग्य अपने आप को बनाओ। लोहा प्रतीक के रूप में है जो कर्म का प्रतीक है। जिस तरीके से मैंने पूछता है इसमें लोहा किसका प्रतीक है, तो शक्ति का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, याद रखेंगे। यह लोहा कदम कदम पर और हर गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। यह लोहा शोषित जनता का हथियार है। यह घर के अंदर और बाहर भी है। यह व्यक्ति के जीवन और संबंधों में घुला मिला हुआ है और प्रवाहित है। वह हमारा आधार है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि व्यक्ति अपने कर्म से विमुख न हो। यदि व्यक्ति को उसे ठोस भी मानता है तो उसे शोषित होने से उसके जीवन के हर क्षणों में कभी हंसिया, खुरपी, तगड़ी, कुदाल बनकर कार्य को सरल बनाने में काम आता है, तो कभी दूरी कम करने में साइकिल बनकर। अर्थात लोहा के उपयोग को बताते उसने बताया है कि घर के विभिन्न छोटे छोटे कर्मों से लेकर और जो हम गाड़ी घोड़ा इत्यादि बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, उससे भी हमारी ये दूरी को भी कम करता है, हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये दृढ़ता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। तो अपने आप को लोहे की तरह दृढ़ करो, मेहनत कश बनाओ, शक्तिशाली बनाओ और रास्ते से तुम भी घबराओ मत। कहता है इसमें से फिर पेज पे ध्यान देंगे कि मेहनत कश आदमी या दबी सताई औरत है, उसके द्वारा लोहे की खोज का आशय है उसे शोषण से मुक्त करना। कुल मिलाकर समझेंगे कि मेहनत कश आदमी के लिए लोहे की खोज करने का आशय क्या है। तो ये पैराग्राफ लिखेंगे हम लोग कि लोहा का रंग काला होता है और मजदूर भी काले होते हैं। लोहा मजबूती का प्रतीक है। कभी मजदूर को लोहा मानने की प्रेरणा देता है। लोहा के द्वारा मजदूर अपने शोषण से निकल सकता है, क्योंकि लोहे का प्रयोग कई रूपों में होता है, हथियार के रूप में भी होता है। कुल मिलाकर अगर ये क्वेश्चन रहता है कि मेहनत कश आदमी या दबी सताई औरत लोहे की खोज का और के द्वारा लोहे की खोज का आशय स्पष्ट कर, तो लिखेंगे जिस प्रकार एक मजदूर, एक शोषित वर्ग काला होता है, मेहनत करते करते सूर्य के प्रकाश में रहते रहते उसका चेहरा काला पड़ जाता है, उसी प्रकार लोहा भी काला होता है। जिस तरीके से लोहा काला होता है परंतु अपने मजबूती के साथ दृढ़ संकल्प होकर मजबूती के साथ वो कहीं भी टिकाऊपन का काम करता है, ठीक उसी प्रकार एक महिला को भी, एक शोषित महिला को भी लोहे की तरह मजबूत होकर और हमें अपने समाज में दबे रहना है और अपने हक को पाना है, वहाँ से डिगना नहीं है। इस तरीके से हमने पढ़ा अभी कि प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल अपने प्यारे नन्हे बेटे को अपने कंधे पे बिठा के लेकर और जब घर के अंदर जाते हैं अपनी बेटी का, नन्ही बेटी का हाथ पकड़कर, तो सब कुछ समझाते रहते हैं कि लोहे का महत्व क्या है। और लोहा का महत्व जैसे है वैसे ही
शक्तिशाली हमारे मन और विचार को भी लोहे की तरह बना के रखना। इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट हुआ। 11वां अध्याय इसमें कहा प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल की रचना। तो तुम्हारा हिंदी का ये कविता भी समाप्त हुआ बच्चे। अब इसके आगे मैं अगला टॉपिक फिर तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, उसे ही पढ़ोगे। कोरोना में यदि कोई व्यक्ति घर से नहीं निकल पा रहा है तो अपने घर पे पढ़ो। हार जीत, अशोक वाजपेयी की अगली रचना हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये जो दिया हूँ इसको 2 बार 3 बार समझो।